नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हम लाल किताब क्लास की सीरीज में जो आज का ग्रह लेके आए हैं वो है चंद्र। चंद्र का हमारी जिंदगी पे कितना महत्व है और 12 घरों में ये मोटा मोटा क्या असर होता है, मगर आज विशेषता इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि चंद्र हमारे शरीर में पानी है जो सारा वो चंद्र है। और चंद्र का महत्व इसलिए भी है कि संसार में 70% पानी है और हमारे शरीर में भी 70% पानी है। जो समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं, जो लहरें उठती हैं, वो जब चंद्रमा नजदीक आता है तो ज्वार भाटा आता है, जब दूर होता है तो शांत हो जाता है। तो इस प्रकार जो इतने बड़े समुद्र को हिला देता है, तो हमारे मन मस्तिष्क पे या हमारे शरीर पे इसका क्या प्रभाव होगा। इसलिए चंद्रमा का बहुत ही महत्व है। तो गुरुजी तो हमें ये भी पढ़ाते थे कि जो आदमी का भाग्य है वो चंद्रमा से ही बनता है, क्योंकि जो चंद्रमा हमारी सोच का मार्ग है, जो हमारी निरंतर सोच चलती है, लगातार हम सोचते हैं, वो चंद्रमा के कारण है। वो चंद्रमा जो सोच है, जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम काम करते हैं, और जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है, या वैसा ही हमारा भाग्य होता है। जो उसका फल होता है वो हमारा भाग्य है। इस प्रकार चंद्रमा का भाग्य के निर्माण में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव रहता है। तो आज मैं जो लाल किताब में गुरुजी जैसे पढ़ाते थे, जो नोट्स उन्होंने दिए मेरे पास हैं, जो हम पढ़ते थे, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जो लाल किताब सीखने वाले हैं उनके लिए विशेषता ये वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। चंद्रमा को दिल में, जो हमारा शरीर है उसमें जो दिल का स्थान है, जो चंद्रमा को लाल किताब ने दिया है। और जानवरों में ये घोड़ा है, इंसानों में ये हमारी माता है या माता समान औरतें हैं, धातु इसकी चांदी है। तो इस प्रकार उन्होंने इसकी भिन्न भिन्न चीजें बताई हुई हैं। जो देवता है इसके वो भोलेनाथ हैं, भगवान शिव। लाल किताब में वो भी जिक्र है कि अगर आप उपाय ना कर सकें, जो लाल किताब के उपाय होते हैं, कोई यहाँ पे जैसे आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ कोई चीज जल प्रवाह करनी या दान करनी मुमकिन ना हो, तो वहाँ आप वो अपने इष्ट का, जो जैसे चंद्र का उपाय करना है, तो भोलेनाथ की यानी कि भगवान शिव की पूजा से भी उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार हर एक ग्रह का देवता मुकर्रर है। जैसे चंद्रमा के आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं। तो लाल किताब इसे कैसे डिफाइन करती है कि वो कहती है कि आयु की किश्ती का समुद्र और धरती माता और दयालु शिव जी भोलेनाथ, ये उन्होंने 3 लाइनें लिखी हुई हैं। वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। दिल का स्वामी चंद्र है, यानी मैंने पहले बताया ना, दिल पे इसका स्वामित्व है। दिल का स्वामी चंद्र है जो कि सूर्य से रोशनी लेता है और संसार में उसका छोटा राजा है। सूर्य चाहे कितना ही गर्म होकर आज्ञा दे, लेकिन चंद्र उसे ठंडे दिल से दिल और शांति से पूरा करता है और सदा सूर्य के पैरों में रहना पसंद करता है। सूर्य के पैरों में मतलब ये सूर्य का पर्वत है और ये चंद्र की जो दिल की रेखा, इसे चंद्र की रेखा लाल किताब में बोला गया है। सूर्य के पैरों में रहना, यानी कि ये सूर्य का पर्वत है, ये रेखा उसके नीचे बहती है। तो स्त्री शुक्र, ये शुक्र का पर्वत है। उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, शुक्र भाई चंद्र, ये चंद्र माई चंद्र लिखा हुआ है उन्होंने, मैं मेरे से भाई लिखा गया। माई का मतलब माता चंद्र। साले बहनोई मंगल नेक का ये पर्वत है, तो ये मंगल नेक साले बहनोई, और मंगलबाद, इधर मंगलबाद है, ये अपना भाई, ये मंगलबाद हो गया। गुरु, ये गुरु का स्थान है, यानी कि पिता। ये सब इस दरिया के, चंद्र के दरिया के की यात्रा को आते हैं, यानी कि गुरु, शनि, सूर्य के पांव में है ये बुध, ये मंगलबाद, ये मंगल नेक, ये सभी इस नदी में नहाने के लिए आते हैं, चंद्र की नदी। इसलिए ये सब इसे अपनी माता का दर्जा देते हैं। चंद्र सब ग्रहों की माता मानी जाती है। जो सूर्य की चमक से दबी हुई आंखों, यानी कि आंखें शनि और दिमाग बुध को शांति जो देता है, वो चंद्र का जो चंद्र का ठंडा प्रभाव है, वो इन सबको अपनी शांति प्रदान करता है। या यूं कह सकते हैं कि इस दिल की दरिया के एक किनारे एक संसार के सभी संबंधी, और दूसरी ओर मनुष्य का अपना शरीर तथा सूर्य और अपना शरीर, यानी कि सूर्य और आंखें शनि और दिमाग बुध,
ये बैठे हैं और दिल रेखा इन दोनों के बीच में चलती हुई दोनों ओर से इन सब की आयु और इनकी शांति को बढ़ा रही है। यानी कि चंद्रमा इन सारे ग्रहों को अपनी शांति से या अपने विचारों से इन सब में तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। इसलिए जो चंद्रमा को इतना महत्वपूर्ण लाल किताब में कहा गया है, जब कोई भी किसी ग्रह का कोई उपाय काम ना आए तो आखिरी उपाय, आखिरी अपील चंद्र पे होती है। तो आखिरी उपाय चंद्र का किया जाता है जब किसी भी ग्रह से वो कोई भी काम ठीक ना हो। उसका कारण ये है कि ये चंद्र का इसकी जो चंद्रमा की लाइन है, इसके इधर भी और इधर भी सारे ग्रहों का स्थान है। तो जो कि इसको अपनी माता मानते हुए जब चंद्र का उपाय करते हैं तो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। ये तो लाल किताब का जो उनका शुरू में उन्होंने बताया है या इसको डिफाइन किया है वो मैंने बताया। अब आम हालत 12 घरों में आम हालत कैसी हो, एक एक लाइन में बताता हूं आपको। जिंदा माता जर दौलत पहले, दूजे दौलत खुद अपनी हो। अगर पहले घर में चंद्रमा हो तो माता भी जिंदा, माता की उम्र लंबी होती है और पैसा चाहे पूर्वजों से मिले चाहे अपना हो वो खुद होता है। दूजे दौलत खुद अपनी हो, दूसरे घर में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी दौलत आप बनाता है। कमी रिज्क ना चोरी तीजे, ना तो काम की कमी होती है अगर तीसरे घर में हो, ना कभी उस घर में चोरी होती है। चौथे खर्च से दुगनी हो, चौथे घर में चंद्रमा हो तो जितना आदमी खर्च करता है उतनी उसकी माया बढ़ती है। अवतार लक्ष्मी तबीयत धर्म, पंच दौलत चलता, धर्म की आन 6 मंदा हो। तबीयत धर्म पंच दौलत चलता, जो पांचवें घर में चंद्रमा हो तो आदमी अपने धर्म से पैसा कमाने वाला होता है। अगर छठे में हो तो धर्म का इतना सहारा नहीं देता, यानी कि धार्मिक इतना पैसा कमाने में वो किसी तरह से भी पैसा कमा सकता है। सॉरी। अवतार लक्ष्मी घर 7 होता, मारा हुआ ना पाप राहु केतु का जो 7वें घर में चंद्रमा हो तो वो लक्ष्मी अवतार होता है, बशर्ते कि वो राहु और केतु से मारा ना गया, यानी चंद्र या राहु उसके साथ ना हो या उसको ना देख रहे हो। माता मंदी 8 उम्र पे चंद्र, घड़ा मोती 9 माया हो। माता मंदी 8 उम्र पे चंद्र, आप माता की उम्र के लिए 8वें घर में चंद्र हो तो अच्छा नहीं होता। 9वें घर में घड़े बराबर मोती यानी कि माया का अंबार लगा देता है। दुनिया पानी 10 जहरी समुद्र, नाम मात्र घर 11 हो। 10वें घर में हो तो जो समुद्र का पानी है उसके लिए जहर का मतलब दुनियावी उसको संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। और घड़ा मोती 9 माया हो, 9वें घर में हो तो घड़े बराबर मोती यानी कि बहुत माया का सुख मिलता है। आराम माया कुल दुनिया चाहती, दुनिया पानी 10 जहरी समुद्र, नाम मात्र घर 11 में। अगर 11 में हो तो चंद्र यहाँ शून्य लिखा गया है। 11वें चंद्र का कोई भरोसा नहीं होता। जिनके भी 11वें चंद्र होगा आप देखना उसकी जो इनकम है घटती बढ़ती रहेगी, नाम मात्र की इनकम होगी और वो भी कभी कम कभी ज्यादा। आराम माया कुल दुनिया चाहती, कोई ना चाहते एक दुख को, कोई सारी दुनिया आराम चाहती है, कोई भी दुख नहीं चाहता। मगर चंद्र 12 की चमक हो ऐसी, मगर 12वें घर में चंद्र हो तो जले जलावे हर सुख को, कि ऐसा चंद्रमा 12वें घर में हो और खराब हो रहा हो तो हर सुख को वो जला देता है। उसके बाद उन्होंने आम हालत लिखी है इसकी, चंद्रमा की भी आम हालत कैसी है, कुंडली देखने के लिए इसको कैसे देखा जाए। कष्ट के समय एक पर ही मंदा होगा, खानदान नष्ट ना होगा। चंद्रमा अगर जितना मर्जी खराब हो मगर ऐसे घर में बैठा हो कि अगर घर पे बहुत भी कष्ट आए तो घर का खानदान नष्ट नहीं होने देता, यानी कि घर का जो बीज है वो बचा रहता है। टेवे में अगर बृहस्पति पहले घरों में हो और केतु बाद के घरों में हो तो चंद्र का फल मंदा होगा। अगर टेवे में बृहस्पति पहले घरों में 1 से 6 में बृहस्पति हो और 7 से 12 में केतु हो तो चंद्र का फल अपने आप ही मंदा हो जाएगा। लेकिन अगर टेवे में बुध उत्तम हो तो चंद्र का प्रभाव उत्तम होगा। यानी कि टेवे में अगर बुध हो यानी बृहस्पति हो पहले घरों में, केतु हो बाद के घरों में, मगर फिर भी अगर चंद्र खराब होगा, मगर अगर बुध उत्तम होगा, ये देखने वाली बात है। अगर ऐसी स्थिति हो और बुध उत्तम हो तो चंद्र का प्रभाव उत्तम होगा।
या कुंडली में अगर बुध अकेला ही बहुत उत्तम है तो चंद्र का प्रभाव हमेशा उत्तम रहेगा। शुक्र अगर चंद्र को देखे तो स्त्रियों की उल्ट राय होगी या विरोध होगा। चंद्र जब शुक्र को देखे तो कमाल का साधु मगर नशेबाजों का सरदार होगा। अगर कुंडली में शुक्र चंद्र को देखता हो, लाल किताब की दृष्टियों से अगर शुक्र चंद्र को देखता होगा तो वहां पे सास बहू का झगड़ा यानी कि स्त्रियों में झगड़ा होता है। अगर चंद्रमा शुक्र को देखता हो, उलट उलट पोजीशन हो, तो ऐसा आदमी साधु भी हो सकता है और ऐसा आदमी नशेबाजों का सरदार यानी कि बहुत नशेड़ी आदमी भी हो सकता है। चंद्र के घर में अकेला बैठा कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव देगा। चौथे घर में चौथा घर चंद्र का होता है, अगर जहां पे कोई भी ग्रह अकेला बैठा हो तो वो हमेशा शुभ प्रभाव देगा। किसी के पांव छूकर आशीर्वाद लेने से चंद्र का फल उत्तम हो जाता है। चंद्र अगर कुंडली में खराब हो तो पांव छूकर आशीर्वाद लेने से चंद्र का फल बढ़िया हो जाता है। चंद्र और बुध जुदा जुदा होने की हालत में यदि चंद्र के घर खाना 4 में बुध और खाना नंबर 7 में बुध के घर में चंद्र हो तो शुभ फल देंगे, परंतु इन्हीं घरों में चंद्र बुध युति कभी शुभ फल ना देगी। चंद्र बुध युति से जातक बुजदिल और डरपोक होता है। यानी कि चंद्र अगर बुध का घर जो दिया गया है, बुध का घर 3, 6 है मगर लाल किताब में 7वां घर भी शुक्र का है, उसमें बुध की भी पार्टिसिपेशन है। अगर चंद्रमा 7वें घर में हो या बुध चंद्र के घर चौथे में हो, अकेले अकेले हों तो ये कभी मंदा प्रभाव न देंगे। मगर चंद्र बुध जब कभी इकट्ठे हो जाएं किसी भी घर में तो ऐसा जातक डरपोक यानी कि उसको किसी न किसी चीज का भय लगा रहता है और बुजदिल यानी कि डरपोक ही होता है। चंद्र देखे शनि को तो चंद्र का उत्तम फल मगर शनि का फल अशुभ हो। अगर चंद्र शनि को देखे तो चंद्र का जो फल है अपना फल वो बहुत अच्छा होगा मगर शनि का फल खराब हो जाएगा। अगर शनि देखे चंद्र को तो शनि का फल शुभ वो चंद्र का फल शुभ हो रहेगा। दोनों अगर शनि चंद्र को देखे तो शनि का फल तो अच्छा हो जाएगा मगर जो चंद्र है उसका फल खराब हो जाएगा। दोनों जुदा जुदा 7 के घरों में बैठे हों जैसे 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 तो शत्रु होने के कारण अलग रहेंगे, परंतु जब एक लाल किताब की कंसेप्ट है सांझे घर कौन से होते हैं 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 ये घर सांझी दीवार के घर आपस में पड़ोसी होते हैं। तो इनमें अगर ये दोनों घर ग्रह जुदा जुदा हों तो शत्रु होने के कारण अलग तो रहेंगे। दो इन ग्रहों के गल जो आपस में मिलते हैं मगर चंद्र और शनि शत्रु होते हुए आपस में ना मिलेंगे। मगर जब कुआं तोड़कर मकान या तय खाना बना लिया जाए तो माता की सेहत खराब, दौलत और संतान की हानि या अपना शरीर भी पैरालिसिस से नकारा हो जाए। मगर अगर कोई घर में कुआं हो या कोई तय खाना हो, कुआं तोड़कर मकान या तय खाना बना लिया जाए, कुआं तोड़ के मकान या बेसमेंट बना ली जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए बहुत खराब रहती है। शनि राहु व केतु सदा चंद्र के दूध में जहर ही मिलाएंगे, ऐसी हालत में उपाय सिर्फ चंद्रमा होगा। अगर शनि केतु या राहु चंद्रमा को खराब कर रहे हो तो ऐसे समय में चंद्र का उपाय ना करके शनि केतु या राहु जो उसे खराब कर रहे हैं उसका उपाय होगा। टेवे में सूर्य मंगल की युति होने पर चंद्र प्राय भला नहीं होता। सूर्य और मंगल की युति कहीं भी टेवे में हो तो चंद्र उससे कमजोर होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने हार्ट का जरूर ख्याल करना चाहिए। चंद्र देखता हो बृहस्पति को और बृहस्पति के घरों 2, 5, 9, 12 में बुध शुक्र राहु शनि बैठे हों तो चंद्र का फल रद्दी होगा। अगर चंद्र बृहस्पति को देखता हो, चंद्र लाल किताब की दृष्टियों से बृहस्पति को देखता है और उसी वक्त बृहस्पति के जो घर है 2, 5, 9, 12 उसमें शनि बुध राहु शुक्र बैठे हों तो चंद्र का फल खराब हो जाता है। अब चंद्र का जो लाल किताब में जो ज्यादा महत्व दिया है वो विद्या का दिया, एजुकेशन। हम एजुकेशन को लाल किताब सबसे पहले इससे चंद्रमा से देखती है कि चंद्रमा की क्या स्थिति है, उससे वो एजुकेशन का पता चलता है। जैसे चंद्रमा पहले घर में हो तो उसकी उपमा दी है उन्होंने कि घर में रखे बर्तन या घड़े का अच्छा पानी।
विद्या पर खर्च किया गया पैसा व्यर्थ ना जाएगा, विद्या सहायक होगी। अगर चंद्रमा पहले घर में हो, आदमी पढ़ने लिखने वाला हो, और जितना भी विद्या पे पैसा खर्चेगा उतनी उससे ज्यादा कमाएगा वो। खाना नंबर 2 में हो तो पहाड़ी झरने से जोर से निकलता हुआ पानी, विद्या भाग्य की नींव होगी, स्वयं पढ़े व दूसरों को भी पढ़ावे। चंद्र के दूसरे कारोबार जैसे घोड़ों का व्यापार, वाहन का लेना बेचना, सिंचाई विभाग आदि सहायक होंगे। अगर दूसरे घर में चंद्रमा हो, ऐसा व्यक्ति खुद भी पढ़ने वाला होगा और दूसरों को भी पढ़ाने वाला हो सकता है कि टीचर या प्रोफेसर भी हो। और अगर वो घोड़ों का व्यापार या कोई ये सेल परचेज कन्वेंस की, यानी कार स्कूटर की, इनकी कोई सेल परचेज का काम करता है तो उसमें भी उसे फायदा रहता है। चंद्र खाना नंबर 3 में हो तो जंगल या रेगिस्तान का पानी, यानी कि इतना बहुमूल्य पानी जो जंगल या रेगिस्तान में होता है। जातक जिस कदर पढ़े, पिता की आर्थिक स्थिति तो कमजोर होती जाए, अगर केतु चंद्र के को खराब कर रहा हो तो विद्या की कीमत कम होती जाए। चंद्रमा 3 में आप लाल किताब जो सीख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं कि चंद्रमा अगर तीसरे घर में हो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि भी ऐसा व्यक्ति मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट होता है। जब हम पढ़ते थे तो गुरु जी के पास कोई कुंडली दिखाने आता था तो उस वक्त तो बीए की पढ़ाई काफी होती थी, तो उनसे पूछ लेते थे बिना कुंडली देखते ही कि तुम बीए पास हो या बीए से भी आगे पढ़े हो। वो कहता था मैं बीएड हूं, या तब तो ऐसी विद्याएं चलती थी। तो तब से हमें पता चला, और मैंने ये बहुत कुंडलियों पर आजमाया, आप भी आजमाइए। तीसरे घर में चंद्रमा हो तो व्यक्ति 99% पोस्ट ग्रेजुएट होता है, और उसकी जो जब तक पढ़ता है तो उसके पिता की जो माली हालत, आर्थिक स्थिति वो खराब रहती है। मगर ऐसे व्यक्ति को विद्या से खूब फायदा होता है जब तक कि केतु चंद्रमा के साथ ना हो। चंद्रमा चंद्र केतु का ग्रहण योग बन जाता है, और तीसरे घर में केतु वैसे भी नीच होता है। अगर केतु साथ में ना हो तो ये ऐसा व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट जरूर होगा। चंद्र नंबर 4 झरने का मीठा पानी, विद्या पूर्ण रूप से सहायक, और विद्या पूरी करने में सब ओर से सहायता अपने आप मिलती रहे, विद्या सुख देगी। ऐसा व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसे पढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। अगर घर में भी पैसे की कमी हो तो कोई रिश्तेदार या यार दोस्त उसकी पढ़ने में मदद करते हैं, और ऐसी जो विद्या होती है उसे सुख देने वाली होती है, यानी कि उस विद्या से वो लाभ कमाने वाला व्यक्ति होता है। खाना नंबर 5 आबादी को हरा भरा करने वाली नदी, ये उपमाएं दी हुई हैं कि चंद्रमा वहां पे कैसा असर देगा। विद्या पर लगाया धन पूरी कीमत ना देगा, मगर बच्चों को उच्च विद्या जरूर दिलाएगा। स्वयं जातक की विद्या चाहे कोई लाभ ना दे, चाहे कितना ही विद्वान हो। चंद्रमा खाना नंबर 5 में हो तो ऐसा जातक जितना मर्जी पढ़ ले मगर उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा, मगर वो अपने बच्चों को की पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित होगा और बच्चों को खूब पढ़ाएगा। ये भी आप आजमा के देख सकते हैं जो लाल किताब के नुक्ते हैं। चंद्र खाना नंबर 6 में जो हो तो वहां पे विद्या में कभी ना कभी रुकावट थोड़ी सी जरूर आती है, मगर पढ़ जाता है। उस रुकावटों के बाद भी व्यक्ति पढ़ जाता है, क्योंकि बुध का घर है चंद्रमा 6 वाला। बुद्धि कम होते हुए भी अगर हो फिर भी पढ़ जाएगा। जिसे वो कहते थे, पहले कहते थे ना कि वो रटा रटाया, यानी कि रट्टा मारना, इस प्रकार ऐसे व्यक्ति पढ़ जाते हैं। खाना नंबर 7 विद्या सहायक होगी। विद्या पूरी करने में जातक को काफी कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसको लिखा पाताल का पानी चंद्र खाना नंबर 7 को। तो ऐसे विद्या को मतलब पूरी करने में उसे कुछ कष्ट भोगने पड़ेंगे, मगर उसका सुख उसे पूरा मिलेगा। खाना नंबर 8 अमृत या विष, यानी कि अमृत भी हो सकता है या विष भी हो सकता है। विद्या या माता में से एक का फल अच्छा हो, अगर खुद ना पढ़े तो संतान को भी पढ़ने से वो रोकता होगा। खाना नंबर 8 में अगर चंद्रमा हो, अगर खुद ना पढ़ेगा तो अपनी संतान को भी पढ़ने नहीं देगा। जैसे आपने आप भी देखे होंगे, जो मोस्टली जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको दुकान पे सहायक की जरूरत होती है तो अपने बच्चों को वो अपने साथ लगा लेते हैं, तो ये ऐसी स्थिति वहां पे आ जाती है। खाना नंबर 9 में ये समुद्र बताया गया है। विद्वान ना होते हुए भी सबको सुख देने वाली विद्या का स्वामी होगा, मगर अगर ज्यादा विद्वान मतलब कोई डिग्री होल्डर ना भी हो फिर भी वो विद्या का जो पूरा जितनी भी विद्या होगी उसका पूरा सुख लेने वाला आदमी होगा। चंद्र खाना नंबर 10 पहाड़ों द्वारा रोका हुआ पानी। विद्या पूरी करने में कई प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़े,
खुश्क दवाइयों को जानने वाला अच्छा वैद्य हो। खाना नंबर 8 खराब होने से विद्या निकम्मी और खाना नंबर 2 उत्तम होने पर सब प्रकार से दुगना फल वो देगा। यानी कि खाना नंबर 8 अगर खराब हो, खाना नंबर 10 में चंद्र हो तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, और अगर खाना नंबर 2 उत्तम हो तो ऐसा व्यक्ति खूब पढ़ लिख जाता है। और जो अगर खुश्क दवाइयों का काम, अगर कोई कारोबार चूरन या भस्म वगैरह बनाने के या खुश्क दवाइयों का कारोबार करे तो उसमें उसे काफी मदद मिलती है। चंद्र खाना नंबर 11 आसमानी बर्फ वर्षा, ओले बर्फ व गंदी नाली का पानी। खाना नंबर 11 के जो चंद्रमा को बोला है, उन्होंने बोला आसमानी वर्षा, ओले बर्फ या गंदी नदी का पानी। तो इसमें चंद्र खाना नंबर ये 12 में लिखा गया है कि चंद्र खाना नंबर ओले बर्फ व गंदी नाली का पानी। मैं पहले चंद्र नंबर का 11 में इसको नाम मात्र का ग्रह बोला गया है। तो यहाँ जो विद्या है वो बृहस्पति या बुध कुंडली में अच्छे हों तो उसके अनुसार विद्या चलेगी। अगर बृहस्पति या बुध कुंडली में खराब होंगे तो चंद्र खाना नंबर 11 वाला भी व्यक्ति वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाएगा। अगर बृहस्पति और बुध अच्छे हैं तो चंद्र खाना नंबर 11 वाला व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है। अब चंद्र खाना नंबर 12 में हो तो आसमानी पानी, ओले बर्फ, गंदी नाली, जो मैं पहले बोल गया था। यदि पापी ग्रह मंदे हों तो ज्यों ज्यों विद्या पढ़े घर का धन घटता जाए। अगर कुंडली में पापी ग्रह मंदे हो, पापी का मतलब शनि, राहु, केतु अगर कुंडली में मंदे हैं और चंद्रमा नंबर 12 में है तो ऐसा व्यक्ति जितना पढ़ता जाएगा उतना घर की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती चली जाएगी। अगर सूर्य और बृहस्पति उत्तम हो तो विद्या मिले। चंद्र खाना नंबर 12 में हो, सूर्य और बृहस्पति अच्छे हो कुंडली में, तो ऐसी जो विद्या है वो फल देने वाली होगी और व्यक्ति विद्वान हो जाएगा। मगर जनरली जो उन्होंने बोला, पंडित ने लिखा है कि लिखे ना पढ़े मगर नाम मोहम्मद फाजिल। वह ऐसा व्यक्ति चाहे पढ़े या ना लिखे, मगर मोहम्मद फाजिल का मतलब पढ़ा लिखा, फाजिल कहते हैं विद्वान को। पढ़े ना पढ़े मगर पढ़े हुए का भी बाप होगा। आप खुद पढ़े या कम पढ़े मगर पढ़े लिखों की महफिल में भी बैठ के वो सब उसका आदर करेंगे, क्योंकि उसके पास उसकी जो तर्क शक्ति होती है या उसकी जो जितनी विद्या ली होती है उससे वो अपना रुतबा बनाने के काबिल होता है। और ऐसे व्यक्ति दुनियादारी की पूरी विद्या हासिल कर लेते हैं। बिना पढ़े लिखे भी ऐसा व्यक्ति बहुत व्यवहारिक होता है। इस प्रकार चंद्रमा में जो उन्होंने चंद्र को जैसे डिफाइन किया है, इसके बाद तो फिर चंद्र खाना नंबर 1, चंद्र खाना नंबर 2 उनके घरों का फल आ जाता है। टोटल चंद्र को जैसे उन्होंने डिफाइन किया पंडित जी ने, और जो मैंने नोट्स लिखे थे मैंने आपके साथ शेयर किए। आशा है जो लाल किताब सीख रहे हैं आपके लिए ये मेरे नोट्स बड़े काम के होंगे। आप इसे अगर ना समझ आए तो दोबारा भी देख के आप इसको नोट कर सकते हो। आज इतना ही, कल फिर किसी विषय के साथ उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।